मेरे साथ इतना जुल्म करें, इतनी ज्यादती करें जितनी अपनी बेटियों पे, अपनी बहनों पे बर्दाश्त कर सकें। मैं अगर अकेली हूँ आज या मैं तन्हा हूँ तो अल्लाह से डरें। मैंने अकेली माँ ने अपनी औलाद पाली है, मैंने कुछ डकैतियां नहीं की जाके। 2 करोड़ का कैसे ये मैनेजर चेक कैश कर रहा है? बैंक में तो 2 करोड़ है ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लियाकत साहब से उन्होंने मुझसे क्लियरली कहा कि जी टक लाओ तो रिकवरी हो जाएगी। कितने का टक? 25 लाख का। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्म शहज़ाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। मेरे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, डॉक्टर मोमिना, जिनके साथ सुल्तान नामी जो नौसरबाज है, उसने हबीब बैंक के जो मैनेजर हैं गुलबर्ग ब्रांच के, उनके साथ मिलकर 2 करोड़ रुपए की दिन दिहाड़े इनके साथ डकैती की है। हमारे ही चैनल पर आपकी वीडियो वायरल होती है जिसमें आप वीडियो बयान जारी कर रही हैं कि जो बैंक मैनेजर हैं उन्होंने ही मेरे साथ 2 करोड़ रुपए की डकैती की है। ये सारा वाक़या कैसे हुआ, किस तरह बैंक मैनेजर ने नौसरबाज जो सुल्तान है उसके साथ मिलकर आपसे 2 करोड़ रुपये हथियाए? जी मेरे साथ असल में ये कि 20 अक्टूबर 2020 को सुल्तान ख़ान नामी एक शख्स मेरे पास मेरे ट्रैवल एजेंट के थ्रू आता है और मुझे कहता है कि वो मेरी मुल्तान की प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है और वो उस सिलसिले में मुझे 50 लाख रुपया थ्रू कैश देता है और मुझे कहता है कि जनाब मैं आपको 3 महीने के अंदर बकाया रकम अदा करूँगा। असल सौदा 7 करोड़ का था। फिर मैंने ज़रा उनसे इस बात में किया कि बढ़ाई जाए कीमत, तो करते करते 15 करोड़ तक वो आ गए। जगह कितनी थी जिसका? 71 मरले। मुल्तान की ये जगह है, बोसन रोड के मेन कमर्शियल एरिया में। तो इन्होंने मुझसे ये बात की कि 3 महीने में देंगे, मगर उस दिन से लेके आज तक इन्होंने मुझे बीच में कोई रकम नहीं दी। और मुझे ये तकरीबन 6 माह पहले मालूम पड़ा कि इन्होंने मेरी ही प्रॉपर्टी के ऊपर अपने जाली मुख्तारनामे बनाए। पहले सौदा आपका तय हुआ ये सन 2020 में तय हुआ? 20 अक्टूबर 2020। 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल गुजर चुके हैं। मैं इनसे वक्तन फ़वक्तन इनको कहती रहती थी कि आपने नहीं दिया, अब कर रहा हूँ, तब कर रहा हूँ, ये इस तरह बहानेबाजी करते रहे। मैंने कहा अगर आपने नहीं करना तो इसको ख़त्म करें, तो ये ख़त्म भी करने पे राज़ी नहीं होते थे। तो फिर मुझे 6 महीने पहले पता लगा कि इन्होंने मेरी ही प्रॉपर्टी जो अभी तक मेरे नाम है और ट्रांसफ़र नहीं हुई, इन्होंने उसके ऊपर मुख्तलिफ़ अफराद से कोई 14-15 करोड़ प्लस रकम हथियाई है। और इन्होंने, आपने जब पहले सौदा तय हुआ उनको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे जिस बेस के ऊपर उन्होंने उसको आगे से? जी मैंने उनको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया था। उन्होंने ख़ुद जाली मुख्तारनामे बनाए जो कि ख़रीदार भी बताते हैं कि जब हमने कहा कि जी डॉक्टर मोमिना के पास ले चलें क्योंकि मालिक वो हैं, तो ये आगे से कहते थे कि जी वो यहाँ है नहीं या बीमार हैं, कुछ ना कुछ बहाना करते थे। मगर जितनी भी रकम वसूल इन्होंने की, इन्होंने अपने अकाउंट में वसूल की है, जो इनके नाम से चेक्स गए हैं। अब मैं इनको 6 महीने पहले मैंने इनको काफ़ी यानी कि इनको कहा कि जी आप इतनी रकम ले चुके हैं, मुझे तो आपने फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तो इन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा आज कल करके मैं आपको पेमेंट करूँगा। फाइनली इन्होंने मुझे 15 दिन पहले कहा कि आप खानपुर आ जाइए, मैं वहाँ पेमेंट करता हूँ। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि खानपुर जाना सेफ़ नहीं है अकेली औरत के लिए, क्योंकि वो कुछ इलाका अनसेफ़ है, तो आप लाहौर में ही लीजिए। फिर ये 20 तारीख को इन्होंने मुझे हबीब बैंक गुलबर्ग ब्रांच में बुलाया। मैंने इनसे ये कहा कि जी आपका जो एक्चुअल अकाउंट है वो तो PAF में है मार्केट के अंदर, तो आप नहीं जी इधर आ जाएँ आप मेन गुलबर्ग में। अब मुझे समझ वाकई नहीं आई कि मैनेजर से इनके ताल्लुकात थे। 20 तारीख को इन्होंने मुझे बुलाया, बैंक के बाहर मैनेजर साहब से मिलवाया और कहने लगे मैनेजर साहब इस वक्त तो कहीं जा रहे हैं, तो आप 26 को आ जाइए। मैं फिर 26 को पहुंची। मैंने कहा ये हमेशा की तरह गलत बयानी से काम ले रहे हैं। 10:30 पे तकरीबन 11:15 और 10:30 के दरमियान में बैंक में पहुंची, तो मैं वहाँ थी तो मैनेजर साहब नहीं थे। उसके बाद फिर ये वहाँ मौजूद थे। इन्होंने मुझे एक चेक इशू किया और ये चेक था जी, ये
ठीक है जी। और ये इन्होंने मुझसे उस स्टैम्प पे जो 2 करोड़ रुपए का चेक। हाँ जी, जो ये स्टैम्प है जिसमें इन्होंने मुझे 2020 का स्टैम्प है जिसमें इन्होंने ये मुझसे चेक की वसूली कराई और पेमेंट की पेड लिखवाया और ये लिखा कि ये मुआहिदे के तहत मैं इसको 2 करोड़ दे रहा हूँ, जो कि ये काफ़ी रकम तो खुद वसूल कर चुके हैं। मुझ तक तो ये पहली पहुँच रही थी किस्त इनकी। इन्होंने पैसे आपको रिसीव होने से पहले ये सब कुछ उन्होंने आपसे लिखवा लिया, वसूली करवा ली? उसके बाद उन्होंने मुझे चेक दिया और चेक के मैनेजर साहब ने कहा कि जी आप काउंटर पे आइए, वहाँ पे आके उन्होंने कहा जी कैश अभी हम आ रहा है, ठीक है। मैं वहाँ पहुँची काउंटर पे तो उन्होंने मुझे चेक के पीछे 2 साइन करवाए, मेरा फ़ोन नंबर लिखवाया और उन्होंने खुद ही अपनी ही मर्ज़ी से चेक के पीछे लिखा कि इसको पुलिस की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कानून के मुताबिक अगर 5 लाख से ज़्यादा रकम हो तो पुलिस की सिक्योरिटी इज़ अ मस्ट, बट ही रोट इट डाउन हिमसेल्फ। उन्होंने खुद लिखा है, उनकी अपनी राइटिंग है। और उसके बाद उन्होंने वो आपसे उससे पहले उन्होंने पूछा कि सिक्योरिटी वगैरह आपको चाहिए या आपने कहा हो कि मुझे सिक्योरिटी? मुझे खुद उसने कहा आप सीसीटीवी कैमरा बैंक का चेक कीजिए, कि मैनेजर खुद मुझे कह रहा है कि आपको ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, और ख़ुद ही लिख रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी बात के बात क्या है। अब उसके बाद मैं अकेली थी वहाँ, मेरे भतीजे का बेटा मेरा उसका फ्रेंड था, उसको मैं साथ लेके गई थी मैंने, क्योंकि वो मुझे वहाँ, मैंने कहा बेटा आ जाओ। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा कि कैश दे रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे इंसिस्ट किया था मुझे चेक दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मेरी फैमिली का मसला है, चेक कैश रहेगा नहीं तो आप वैसे यहाँ से निकाल के ले जाएं। मैंने कुछ अपने जो रिश्तेदार बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको कहा कि बच्चों को भेज दो, काफ़ी बड़ी अमाउंट है, आई हैव टू अरेंज। अभी ये हो ही रहा था कि मैनेजर साहब ने मुझे कैश डिलीवर करवाना शुरू किया मेरे काउंटर के ऊपर। काउंटर के ऊपर एक स्टैक आता है, दूसरा आता है, कैशियर बताता जा रहा है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख करके। अभी वो तकरीबन 1 करोड़ 35 या 40, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, बट 135 से ज़्यादा ही कुछ था, वो आ जाता है। अभी वो आ रहा है, आप देखिए सीसीटीवी चेक कीजिए, उसके ऊपर मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ है कैश पे और मैं कह रही हूँ अच्छा गिनती जा रही हूँ कि वो बता रहा है। अभी ये बात हो ही रही है तो अचानक जो है ना, वो जो मेरे 2 बंदे मेरे पीछे खड़े थे, एक साजिद सलीम और एक लड़का और है, आसिम शायद उसका नाम है, कर्नल साहब के ही वो हैं मिलने वाले, वो खड़े थे पीछे मेरे। उन्होंने झपट्टा मारा इंक्लूडिंग द मैनेजर और वो रकम छीन के वापस कैशियर के पास। की आंखों के सामने आपको पैसे पकड़ाए भी नहीं और छीन लिया? आप सीसीटीवी चेक कीजिए, आप बैंक की सीसीटीवी चेक कीजिए और आप ये देखिए कि चेक पोस्ट हो चुका है, चेक कैश हो चुका है। अब जब ये हुआ तो कुछ लोग, चेक कैश भी हो चुका है, आपसे रिसीविंग भी ले चुके हैं और उसके बाद जो पेमेंट है वो भी उन्होंने छीन। उनको ही हैड नो ऑब्जेक्शन, ही हैड नो प्रॉब्लम। उनका सिर्फ ये था कि जो चेक मुझे दिया है वो छीन लिया जाए, दैट वाज द ओनली ऑब्जेक्ट। उसके बाद लोगों ने 15 किया। मुझे उस वक्त ज़ाहिर है आई वाज लाइक लिटरली नर्वस रैक। उन्होंने मुझे कहा जी फ़ौरन कॉल करें 15। मैंने अपने फ़ोन से कॉल की 15 आई थिंक 57 पे या समथिंग अराउंड दैट मैंने कॉल की। और फिर पुलिस ने वॉज अ क्विक एक्शन, 3-4 थानों की पुलिस भागी आई, वहाँ डीएसपी साहिबा भी आई, उसके बाद एसपी साहिबा भी आई। उनको मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखें, मैंने कहा जी चेक कैश हो गया है, सब कुछ हो गया है, पोस्ट हो गया है, इनको क्या मुझे मेरा कैश दें। मैनेजर साहब इन द मीनवाइल, जैसे कि वो एक एसएचओ साहब ने उनको पकड़ा अंदर जाके, जब चेक कैश हो गया तो उनसे कर्नल साहब को डिक्टेट करवा रहे थे कि आप चेक की स्टॉप पेमेंट कर दें। वो एक एसएचओ साहब थे, उन्होंने छीन लिया उनसे लिखा हुआ कि भाई ये आप कौन सी स्टॉप पेमेंट हो रही है। स्टॉप पेमेंट अगर उनको करनी थी, उनको कोई प्रॉब्लम थी, जैसे वो मौक़िफ़ दे रही है पुलिस कि जी वो उनको कागजात नहीं मिले थे तो इसलिए उन्होंने रोक दी, तो भाई कागजात नहीं मिले थे तो रिसीविंग ना लेते, रिसीविंग लेके उसके बाद चेक दे के काउंटर तक ले जाके उस पर कैश डिलीवर करके फिर उनको ख्याल आया स्टॉप पेमेंट का। अगर उनके पैसे ना छिनते तो स्टॉप पेमेंट अब छिन भी नहीं, मतलब वो सब एक्सपोज हो गया, तो वो जी स्टोरी एक और उन्होंने बना दी। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। और मैं कोई बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैंने इंग्लैंड में काम किया हुआ 8-9 साल, मैं वहाँ सेंट थॉमस में रही हूँ। अब मसला ये है कि इन्होंने ये सब कुछ किया, उसके बाद ये थाने आ गए। इन्होंने कहा जी हमने पैसे नहीं देने, थाने आ गए। डीएसपी साहब एजाज साहब थे, उन्होंने पूछा, उन्होंने मेरे सामने कहा कर्नल को, यू आर अ डिफ़ॉल्टर,
जब मैंने सारी बात बताई। अब उसके बाद शाम को हबीब बैंक लिमिटेड के सीनियर अफसरान आते हैं, रीजनल मैनेजर, जोनल हेड वगैरह। आप बैंक में थी तो आपने मैनेजर से पूछा नहीं है कि ये पेमेंट मेरी आपने किस वजह से छीनी है, मुझे क्यों नहीं दी? मुझसे बात ही नहीं कर रहा था मैनेजर तो उस वक्त बिल्कुल कर्नल की, और वो जो सुल्तान खान सो कॉल्ड कर्नल क्या है, वो तो सज़ा याफ्ता हैं, आर्मी से भी निकले हुए हैं, नो पेंशन एंड एनीथिंग। मुझे तो अब पता लगा है, लोगों से सुन रही हूँ। अब हुआ क्या कि जब शाम को आए इनके सीनियर ऑफिशियल्स, तो वो आके बताते हैं कि जी आपका 2 करोड़ का कैसे ये मैनेजर चेक कैश कर रहा है, बैंक में तो 2 करोड़ है ही नहीं, अमाउंट ही नहीं है। तो मुझे बताइएगा, जब एसपी साहिबा आई थी तो उन्होंने यही कहा था कि ये जो बैंक वाले हैं, ये डिफ़ॉल्टर हैं, ये मिले हुए हैं, इनके खिलाफ पर्चा दें, इनको जूते मारें, आपको पैसे दें। साथ दिया पुलिस ने, तो उस वक्त इतना मेरा साथ दिया कि किसी तरह जो एक्चुअली देखें, देयर इज अ ट्रांजैक्शन, चेक कैश हो गया, चेक मेरा था। अब चाहे मैं कूड़े में फेंकूं जाके पैसा, चाहे मैं किसी को दूं, ये किसी को क्या मसला है, मुझे तो उठाने ही नहीं दिया काउंटर से। उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन ले गए? उसके बाद मैनेजर को भी ले गए? उनको सबको लेके गई हैं एसपी साहिबा के ऑर्डर के मुताबिक। वहाँ सवाल जवाब हुए, मैंने आपको बताया, डीएसपी साहब ने कहा कि यू आर अ डिफ़ॉल्टर, कर्नल को सारा कुछ हो गया। मेरे साथ एसएचओ ने भी बड़ा कोऑपरेट किया, मगर शाम को जो टीम आई उसने आगे बताया कि बैंक में तो पैसे ही नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि 2 करोड़ का चेक कैश कर रहे हैं और पैसे आपके पास है। हबीब बैंक के जो आला अफसरान थे वो आए हैं, खुद थाने में आए हैं पुलिस के सामने, उन्होंने कहा कि जी कैश ही नहीं है, इतना तो कैश ही नहीं था। तो जब कैश नहीं था तो मैनेजर कैसे कैश कर रहा था चेक? देखें, 1.35 तक या जो भी था उसने अमाउंट ऊपर रखा, उसके बाद उसने बजाय इसके वो और देता, उसने उसी को शो करके रिसीविंग 2 करोड़ की ले ली, वो मेरे गले पड़ गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब ये हुआ कि सारी गेम चेंज हो गई अगले दिन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में चला गया केस। उसके बाद जनाब ये जो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं अब्दुल गफूर साहब, और बयान में आप बता रही थी कि सारा दिन आपको बिठाई रखा, रात के पिछले पहर जाके उन्होंने पर्चा दिया। पर्चा 12 बजे रात को दिया, आप देख लीजिए, बेशक दरख्वास्त हमने टैग लगवा लिया था, उन्होंने पर्चा रात को दिया, मुझे अगले दिन कॉपी मिली है। और जैसे कि वो डीआईजी साहब फरमा रहे थे कि सब कुछ बड़ी फुर्ती में हो गया, सब कुछ बड़ी तेज़ी में हो गया, तो मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहती, सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि पुलिस ने तो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मैंने उनसे कोई कंप्लेंट नहीं की, नेवर एवर मेट हिम, मैं उनको मिली भी नहीं हूँ और ना मैं उनसे मिली हूँ जाके। मैं उन्हें जब से जानती हूँ, जब वो डीपीओ विहाड़ी थे 2010 में, तो आई नो हिम, एक दफ़ा उनकी पोस्टिंग वहाँ हुई थी। उसके बाद मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं है, तो मैंने तो उनसे मुलाकात भी नहीं की, मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज़ ही डूइंग एंड व्हाट नॉट। उनके दफ्तर से मुझे कॉल आई तो मैंने फिर उनको ये ज़रूर बताया था कि जनाब आई हैव अ प्रॉब्लम, और उस मेन प्रॉब्लम शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन में जाने से। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लियाकत साहब से उन्होंने मुझसे क्लियरली कहा कि जी टक लाओ तो ਤੁਹਾਡੀ रिकवरी करा देंगे। के साहब जो आपके तफ्तीशी हैं, जी, टक लाओ तो रिकवरी हो जाएगी। कितने का टक? 25 लाख का, जो वो दूसरी पार्टी से अब ले चुके हैं ना। क्या आपने 2 करोड़ रुपया लेना है, वो कह रहे हैं कि 25 लाख रुपया हमें दें तो आपको बकाया पैसे हम दिलाएं। हाँ जी, बिल्कुल रिकवरी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और मैं ये नहीं मानती कि नीचे का अमला आईओ कर रहा है तो उसको नहीं पता होगा इंचार्ज को, क्योंकि मुझे जो एक चीज़ की तकलीफ़ और दुख है शदीद, वो ये है कि आपको पता है कि एक डॉक्टर के बनने में कितना ख़र्चा होता है। मेरी बेटियां माशाल्लाह से, मैंने अकेली माँ ने अपनी औलाद पाली है, मैंने कुछ डकैतियाँ नहीं की जाके। मेरी बड़ी बच्ची माशाल्लाह आईटी में पीएचडी है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, जैसे मैंने आगे भी बताया, एंड शी इज़ इन नासा। दूसरी मेरी माशाल्लाह लम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है और वो इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में है। वहाँ पे आप देखिए कि मतलब मैंने अपने बच्चों को किस काबिल बनाया। अब तीसरी की जान ख़तरे में है, जिसको सुल्तान साहब के बेटे ने कहा है कि मैं चौक में जाके नंगा करूँगा और उल्टी सीधी बातें कि मैं ये करूँगा। का जो मुलजिम है उनका बेटा धमकी, जी, बेटा भी धमकियाँ दे रहा है। और दूसरी बात ये कि उनकी धमकियों के अलावा सबसे बड़ी बात ये और सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये कि जब ये कहते हैं कि जी मैंने बयान ही नहीं दिया, मैं कहीं जा ही नहीं रही हूँ, मैंने क्लैरिफिकेशंस दी हैं सबको। मैं जनाब एसपी साहब के पेश हुई हूँ, एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब के 2 घंटे में वहाँ गालिब मार्केट में उनके सामने हुआ है सब कुछ, बट वो टोटली हेल्पलेस नज़र आए, क्योंकि उनको जो नीचे से फीड गया था वो मतलब बैठे हुए उस तरह से कि उनको मतलब मैं हुई गलत,
ठीक है जी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि मैं डीआईजी साहब के पास गई। ही वॉज सो काइंड, वो इतने मेहरबान थे कि बेचारों को जब भी मैंने कॉल किया उन्होंने मेरी कॉल भी अटेंड की है, उन्होंने मेरी बात भी सुनी है, उनको मैंने ये लियाकत की बात भी बताई। उन्होंने उसको कहा जी इसको सस्पेंड करो, उन्होंने अपने पीएसओ को कहा, मगर लियाकत वहीं का वहीं था। अगले दिन एसपी साहब के मैंने पेश होना था तो लियाकत वहाँ खड़ा होकर मुझे कह रहा था कि तुसी करा लेता मैंने सस्पेंड। मैंने वहीं से ग्राउंड से डीआईजी साहब को कॉल किया और मैंने कहा सर मैं बाहर खड़ी हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगी, जिस आईओ को आपने सस्पेंड किया है वो मुझे यहीं धमकियाँ दे रहा है। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। ठीक, कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, कोई सस्पेंड नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि क्या क्या नहीं। कल मुझे सीसीपीओ साहब ने बुलाया था और वो भी फरमा रहे थे, जाहिर है उनको ये था कि मैं उनके पास नहीं गई, मगर उनके पास जाना भी आसान नहीं है। तो उन्होंने बात की और जाहिर है मीडिया पे इतनी चीज़ वायरल हो गई, मगर बात ये होती है कि उनको मैं इसलिए कसूरवार नहीं समझती क्योंकि वो सीनियर्स हैं, उनके पास जो ये आईओ और ये कहेगा तफ्तीशी, उन्होंने वही रिपोर्ट देनी है। सबसे तकलीफ़देह बात यह है रिपोर्टर साहब, आप माशाल्लाह एंकर हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात यह है कि जब मैं बयान देने गई हूँ तफ्तीशी के पास और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास, तो उन्होंने मुलजिमों को बुलाया। मुलजिमों को उन्होंने कहा जी बैठो, तशरीफ़ रखें, बैठें जी। मुलजिम उनके सामने मुझे ये कह रहा है कि अभी तूने एफआईआर कराई है, मुझे निकलने दे। ये सारे बैठे हुए ये बात हो रही है। सुल्तान कह रहा है जी, सुल्तान भी और एक साथ वो जो आसिम लड़का है और ये मैनेजर, ये मुश्तरका बोल रहे थे, मुझसे क्रॉस टॉक कर रहे थे। कितने मुलजमान अभी अंदर? ये जी 4 हैं। तो सुल्तान है, बाकी बैंक का अमला है। कहे ना, वो तो आराम से बिस्तरों पे लोड, प्रोटोकॉल पुलिस वालों ऑब्वियसली पुलिस वालों के बिस्तरों पे सो रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और पैसा भी खा रही है पुलिस। ठीक है जी। अब मुझे कहता है कि मैं बाहर आके ते तेनू दसांगा किन्ने पर्चे तेरे ते होंदे ने। मैं उसी वक्त खड़ी जो आपको धमकियां दे रहे हैं ये पुलिस मुलाजमीन के सामने दे रहे हैं एंड इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के सामने। उनको चाहिए था कि उनको कहें कि यू शट अप, चुप करो, तुम औरत है, तुम उससे क्यों बात करें, हमसे करो। नहीं, मुझे चढ़ा गुस्सा, मुझे बुरा लगा कि यार ये मेरी बेइज्जती कराने को इन्होंने बुलाया कि बयान लेने को बुलाया। मैं जी इमीडिएटली खड़ी हुई और मैं थाने से निकल गई। मेरे पीछे आईओ आया, फिर मैं रोने लग गई सड़क पे ऊंचा ऊंचा। मैंने कहा मुझे शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम्हारे घर औरतें नहीं हैं। देखिए मैं बयान देने गई और ये टोटल गलत बात है कि जी मैंने किसी से इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो रही। मैं क्या इन्वेस्टिगेशन में, मैं एसपी के भी गई हूँ, मैं उधर भी गई हूँ, डीआईजी के मैं खुद कई दफ़ा गई हूँ, परसों मैं गई थी, उन्होंने मुझे कल बुलाया था। कल मेरी को घरेलू मजबूरी थी, मैं नहीं जा सकी। मैं इंसान हूँ, मैं औरत हूँ, मैं इस घर में अपने बच्चों के बाप भी हूँ और माँ भी हूँ। मैंने घर भी देखना है, मैंने काम भी देखना है, मैंने हर तरफ जाना है, मेरा बेटा बीमार है, मैंने वो भी देखना है। तो मेरे साथ कोई मजबूरी भी हो सकती है ना, एक दफ़ा ना जाने का ये मतलब तो नहीं है। मैंने डीआईजी साहब को मैसेज किया कि सर मेरा बेटा बीमार है, मैं नहीं आ पाऊँगी। और मैंने एसपी साहब को खुद ऑन कॉल, मेरे पास कॉल है कि सर मैं मजबूर हूँ। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं। मैंने कहा सर आप बुलाएं मुझे 2 दिन का टाइम दें, मैं आ जाती हूँ। मैं भागी नहीं हूँ, मगर ये है कि मेरे साथ इतना जुल्म करें, इतनी ज़्यादती करें जितनी अपनी बेटियों पे, अपनी बहनों पे बर्दाश्त कर सकें। मैं अगर अकेली हूँ आज या मैं तन्हा हूँ तो अल्लाह से डरें, मेरे साथ ज़्यादती ना करें। और मेरी आईजी साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त है, आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से, आपके न्यूज़पेपर के तवस्सुल से, कि आप लोगों की इतनी मेहरबानी कि आप मेरे पास चल के आए हैं। आप, मेरा उनसे ये अपील है कि ये इन्वेस्टिगेशन मुझे सीआईए में ट्रांसफ़र कर दें ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो कि कुछ ठीक काम हो रहा है। जहाँ पे मेरे मुलजिम मुझे सामने खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, वहाँ मेरी क्या इन्वेस्टिगेशन है। जहाँ मैंने पैसे नहीं खिलाए आईओ को, वहाँ मेरी क्या इन्वेस्टिगेशन है। मैं कहती हूँ मैं दुनिया की सबसे बुरी बंदी हूँ, मगर मुझे मेरे चेक के पैसों का जवाब दें और बात को इधर उधर मत घुमाएं। मेरा मुद्दा ये है कि दिस इज़ द केस विच इज़ गोइंग ऑन नाउ, और आई वॉन्ट एन आंसर कि इफ़ आई कैश्ड अ चेक और इट वॉज पोस्टेड, तो वो पैसे कहाँ हैं। ना उनकी गिरफ्तारी है जनाब, ना उनको कोई किसी किस्म का वो हो रहा है, आराम से बैठे हुए हैं वो। आप मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ। अगर पुलिस को ये गिला है कि मैं मीडिया पे जाती हूँ, तो पुलिस मेरी मदद क्यों नहीं करती, मेरे मेरिट्स पे क्यों नहीं फैसले करती पुलिस। तो मीडिया पे जाने पे भी मना किया जा रहा है।
मुझे काफ़ी प्रेशर है कि मीडिया में नहीं जाना, मीडिया में क्यों गई हो, क्यों गई हो। किनकी तरफ से प्रेशर है? मुझे इन्हीं आला हुक्काम की तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है और मेरी तो जान को भी ख़तरा है। इनका कोई पता नहीं मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। मैं तो आपके चैनल के तवज्जो से कह रही हूँ, अगर मेरी कोई जानी नुकसान हुआ या मेरी बच्ची को कोई नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार ये सारा आला हुक्काम ही है, जिनकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ होगा। मैं आपको बता रही हूँ ये बात। मैं यहाँ आई थी इस मुल्क की खिदमत करने, मगर मैंने कानों को हाथ लगा लिया। यहाँ अकेली औरत की कोई ज़िंदगी नहीं है, या गिद्ध है या इंसान नहीं है, बोटियाँ नोचते हैं और दूसरों को इस तरह देखते हैं कि जैसे पता नहीं खुदा बन के बैठे हुए हैं। अल्लाह की बहुत बुरी लाठी है। सब आप परेशान ना हो, जहाँ महकमे में काली भेड़ें हैं वहाँ पर अच्छे अफसरान भी मौजूद हैं, अदालतें भी मौजूद हैं, तो यकीनन हमारे प्लेटफार्म से आवाज़ बुलंद की जाएगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी। मैं यहाँ पर अपील करना चाहूँगा वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब से भी, वो जिस तरह काम कर रहे हैं, दिन रात थानों के विज़िट भी करती हैं, वहाँ पर जाके नोटिस भी लेते हैं। तो ये जो ओवरसीज़ डॉक्टर साहब हमारे साथ पास बैठी हैं, ये पाकिस्तान का असासा है। इनकी बेटियाँ जैसे पढ़ी लिखी हैं, वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं। तो अगर इनकी तज़लील होगी तो ये बाइसे शर्म की बात है। और जिस तरह पुलिस मुलाजमीन जो हैं, जो तफ्तीशी है, जो लियाकत ये नाम बता रही हैं, तो उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्री है कि आप किस तरह एक मैनेजर को, और एक जो सुल्तान नौसरबाज है जिन्होंने 2 करोड़ रुपए का इनके साथ फ़्रॉड किया है, किस तरह उनको आप सीट पर बिठा के, और एक जो मोअज़्ज़िज़ पाकिस्तानी शहरी हैं जो डॉक्टर हैं उनकी आप तज़लील कर रहे हैं। IG पंजाब साहब से, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से और CCPO साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि इनकी आवाज़ को सुना जाए, नहीं तो ये पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनेगा। जहाँ पर मोहसिन नकवी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो यकीनन उनके लिए ये एक टेस्ट केस है। तो डॉक्टर साहिबा की यकीनन यहाँ पर मदद होनी चाहिए, और जो वहाँ पर मुल्ज़मान पकड़े गए हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सारे कागजात हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मेरी प्रॉपर्टी पे उन्होंने पैसे उठाए और ख़ुद इसको तस्लीम किया है, और ये उसके बदले उन्होंने चेक्स दिए हैं जो सब बाउंस हुए हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप देख सकती हैं। इसमें बिल्कुल भी डॉक्टर साहिबा की तरफ से कोई नौसरबाजी नहीं है। यकीनन जिन्होंने इनके साथ फ़्रॉड किया है उनकी तरफ से 110% ये नौसरबाजी है। अब हमारा इदारा, डॉक्टर साहिबा और पूरा मुल्क IG साहब की तरफ, और जो हमारे वज़ीर आला पंजाब है उनकी तरफ देख रहे हैं कि कब इनको इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने